Good morning to all of you. I'm Sanjeev Kumar Misra from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Delhi region. And today we'll discuss about modern India. And the topic under modern India, we'll discuss about 18th century social conditions, cultural conditions, and economical conditions. Dear student, इससे पहले जो मैंने क्लास लिया था उसमें मैंने मॉडर्न इंडिया में वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिकल सिस्टम के बारे में आपसे बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो उस टाइम के सोसाइटी कैसा था, उस टाइम का लॉ एंड ऑर्डर कैसा था, कल्चर कैसा था और इकोनॉमिकल कैसे चेंज हुआ, जिसके चल जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारे सोसाइटी में और उस टाइम के जो पॉलिटिक्स है उस पे उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हम सब देखते हैं कि मॉडर्न इंडिया इसका मतलब ये होता है कि ब्रिटिश इंडिया भी हम लोग कभी कहीं कहीं वो जगह लिखा है ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि इस टाइम में जो मेन जो पावर है वो ब्रिटिश के हाथ में है, इसलिए ब्रिटिश इंडिया भी कहते हैं। तो ब्रिटिश इंडिया या मॉडर्न इंडिया, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो चेंज हुआ है ये खास करके पूरे वर्ल्ड का जो पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जब आप देखेंगे तो 1453 का जो टाइम है, जब हम उसके बारे में वहाँ थोड़ा हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है क्या कि पूरे वर्ल्ड का जो मैप है, पूरे वर्ल्ड का जो राजनीति है या पॉलिटिक्स है वो कैसे चेंज होता है। 1453 में हम सब जानते हैं, खास करके ये पिछले चैप्टर में इस पर चर्चा भी किया था कि जो क्रूसेड जो होता है उस क्रूसेड के तहत कॉन्स्टेंटिनोपल पे जो है वो टर्की का पूरा कैप्चर हो जाता है क्रूसेड के द्वारा। कॉन्स्टेंटिनोपल जो आज के डेट में इस्तांबुल है, जब इस पर इस्लाम का कैप्चर हो जाता है, जो कि ये पहले से रोमन एम्पायर का ये सेंटर है, जब इस पर ये कैप्चर कर लेता है तो फिर उसके बाद होता क्या है कि जो मेन सेंटर जो है यूरोप का वो कॉन्स्टेंटिनोपल से शिफ्ट होकर के इटली का रोम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ ये जो रोमन एम्पायर का जो कैपिटल है यहाँ से सारे स्कॉलर, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट ये सब सारे के सारे रोम चला जाता है, क्योंकि रोम का जो उस टाइम का जो सोसाइटी है वो थोड़ा लिबरल सोसाइटी है और ये सेकेंड कैपिटल है रोमन एम्पायर का, रिलीजियस कैपिटल ऑल्सो। तो रोम शिफ्ट होने से रोम का राइज होता है। और हम सब जानते हैं कि हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है रेनेसा, जो कि स्टार्ट होता है रोम से। उसका एक कॉज ये भी है कि कॉन्स्टेंटिनोपल का डाउनफॉल और रोम का राइज। तो रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल के डाउनफॉल के बाद रोम का राइज होता है और रोम के राइज का मतलब यहाँ पर बहुत सारे नॉलेज और एजुकेशन इस सब चीज का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे रीजनिंग आता है, यहाँ पे लॉजिक आता है, यहाँ के सोसाइटी डेवलप होता है, यहाँ पे डिस्कवरी होने लगता है, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आना शुरू हो जाता है। ये सारे चीज जो है वो रोम में स्टार्ट होता है। तो ये सब होता है रेनेसा के बाद। तो 1453 के बाद यूरोप की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा जो चेंजिंग है वो हम लोग देखते हैं कि रेनेसा का आना। और ये रेनेसा का आना सिर्फ यूरोप में होता है, ना कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में। इसलिए यूरोप जो है अब यहाँ से डेवलपमेंट का अलग तरीके से वो स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या है कि जब हम देखते हैं यूरोप का मैप, जब देखेंगे तो यूरोप का सारा ट्रेड एंड कॉमर्स इसी रोम, कॉन्स्टेंटिनोपल होते हुए एशिया और अलग कंट्री में होता है। लेकिन जब जैसे ही कॉन्स्टेंटिनोपल पे इस्लाम का कैप्चर हो जाता है तो फिर इसके बाद यूरोप जो है वो दूसरे रास्ता खोजना शुरू कर देता है, खास करके एशिया में या अदर कंट्री में अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए। तो इसके बाद ही खास करके रेनेसा के बाद हम लोग देखते हैं कि जो रेनेसा इधर तो स्टार्ट हुआ ही है, यूरोप का दूसरे हर कंट्री अपना ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टार्ट करने के लिए अब इस रास्ते को छोड़ करके दूसरा रास्ता स्टार्ट करता है। यानी कि अब वाटर वाला जो रास्ता है, जैसे कि अरेबियन सी के होते हुए जैसे भारत आना या अफ्रीका जाना, इस तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस टाइम का दो चीज हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। एक जो फर्स्ट जो है मैंने लिखा भी हूं
कि रेनेसा, और दूसरा जो है डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड। डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड का मतलब जैसे भारत की खोज हुआ, जैसे कि एशिया में बहुत सारे कंट्री का खोज हुआ, जैसे अफ्रीका का खोज हुआ, तो यूरोपियन कंट्री इस टाइम जो दूसरे कंट्री को खोजने के लिए गया, वो सब 1453 के बाद जब कॉन्स्टेंटिनोपल का डाउनफॉल होना शुरू होता है और दूसरे रास्ता खास करके वाटर वाला जो रास्ता है उसको जब एस्टेब्लिश करता है, तो ये सब स्टार्ट हो जाता है हमारे सोसाइटी में और खास करके यूरोपियन मार्केट में, यूरोपियन सोसाइटी में। तीसरा जो सबसे बड़ा है उस टाइम कि रेनेसा के आने से यूरोपियन सोसाइटी में एक सबसे बड़ा चेंजिंग क्या होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आना। क्योंकि रेनेसा जैसे ही आता है तो रेनेसा के बाद एक दूसरा जो प्रोसेस है वो है एनलाइटनमेंट का प्रोसेस। और एनलाइटनमेंट जो है वो इट्स टोटली फोकस्ड ऑन लॉजिक रीजनिंग, तो इस पे ज्यादा फोकस करने लगता है। यानी कि अब जो है वो लॉ एंड ऑर्डर में वो कोई कहानी वाला लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। जस्टिस जो है वो डायरेक्ट अपने मन के मुताबिक ना हो करके अब हम वहाँ के सोसाइटी जो है वो लॉजिक के बेस पे जस्टिस करता है। कहने का मतलब रीजनिंग के बेस पे कोई रिलीजियस कोई भी थॉट्स देता है। जैसे कि पहले कहता था क्या कि जो अर्थ जो है हमारा वो फिक्स है, सन जो है वो मूव करता है। तो जब कॉपरनिकस आया उसने जब बोला क्या कि नो नो नो, अर्थ जो है वो मूव करता है और सन जो है वो फिक्स है, यानी सन सेंट्रिक थ्योरी अर्थ सेंट्रिक थ्योरी को इग्नोर करके जब आया, तो कहने का मतलब लॉजिक रीजनिंग ये सब सोसाइटी में आना धीरे धीरे शुरू हो गया। तो इससे क्या हुआ कि यूरोप का जो मार्केट है, यूरोप के सोसाइटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जैसे ही डेवलपमेंट होना शुरू होता है तो वहाँ के का इकोनॉमी भी जो है वो इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डेवलप होने लगता है। वहाँ पे आर्मी नेवी एस्टेब्लिश होने लगता है क्योंकि वहाँ पे नया नया इनोवेशन होता है। यहाँ पे गनरी का इनोवेशन हो जाता है, गन पाउडर का, फिर उसके बाद कैनन का, तोप का, गन का, बंदूक का। तो ये सब चीज से क्या हो जाता है कि एक तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यूरोप बहुत आगे आ जाता है, दूसरा क्या है वहाँ पे कि जो प्रोडक्शन भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हाई होने लगता है, खास करके यूज ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के चलते। तो जैसे ही प्रोडक्शन वहाँ पे होना शुरू होता है ज्यादा, तो अब इस प्रोडक्शन के चलते यूरोप के सामने सबसे बड़ा ये रहता है एक क्वेश्चन कि अब इस प्रोडक्शन को हम कहाँ पे जा करके अपना इसको हम बेच सकें, सेल आउट कर सकें। इसके लिए अब क्या है कि नए नए कंट्री को खोजना, और नए नए कंट्री को खोजने के बाद उस मार्केट को कैप्चर करना। जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता है तो मार्केट की खोज होना शुरू हो जाता है, और इस मार्केट को खोजने के लिए यानी कि मार्केट को कैप्चर करना की बात यूरोपियन कंट्री के बीच में, अपने जितने भी सारे यूरोपियन कंट्री है, खास करके उस टाइम पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश या फ्रांस, इस सारे कंट्री के बीच में एक कंपटीशन डेवलप होने शुरू हो जाता है मार्केट में। वाई बिकॉज ऑफ मार्केट, वाई बिकॉज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसके चलते एक नया सिस्टम, नया थॉट्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कोलोनियलिज्म। यानी कि अपना दूसरे देश में जाकर के जब हम अपना बिजनेस और प्रॉफिट के लिए वहां पर जो इन्वेस्ट करते हैं, और बाद में जब उस देश का सारा प्रॉफिट जब हम अपने देश में जब ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस टाइप का एक सिस्टम कोलोनियलिज्म जो है उस टाइम स्टार्ट हुआ। ये यूरोप के बहुत सारे कंट्री ने ये कोलोनियलिज्म जो है वो स्टार्ट किया। ऐसा ही ये चीज ब्रिटिश भी इसी के चलते भारत आता है। हालांकि भारत में सबसे पहले पुर्तगीज आया है, फ्रांस भी आया है और ब्रिटेन भी आया है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो इस मार्केट के दौर में सबसे आगे आता है और भारत के मार्केट को कैप्चर करता है। एक चीज और यहाँ पर हमें सोचने वाली बात है कि इससे पहले भी भारत में बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर आया है, लाइक टर्क्स आए थे, तुर्क्स, और मुगल आया था, अफगान आया था, और अब ब्रिटिश, फ्रांस, ये सब भी आया है। लेकिन एक चीज हमें देखना है कि ये सब जितने भी आए थे, खास करके लाइक टर्क्स हुए या अफगान हुए या मुगल हुए, ये सब भारत के ही सोसाइटी में बस गया था, एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन ब्रिटिश जब भारत आया, ये हमेशा एज ए फॉरेनर के रूप में रहा, हमेशा एज ए ट्रेडर्स के रूप में रहा, यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आया और भारत में हमेशा चाहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लें। इसीलिए इसने जो भी काम किया वो सारा का सारा ब्रिटिश ने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किया। लाइक अगर यहाँ पे अगर दी लॉ एंड ऑर्डर को चेंज किया, लाइक यहाँ पे अगर उसने अगर पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज किया,
इवन इफ कि यहाँ के टाउन एंड सिटी को भी चेंज कर दिया। आप देख सकते हैं कि कलकत्ता का अगर दिया बिल्डिंग का देखेंगे स्ट्रक्चर, लाइक मुंबई के स्टेशन का देखेंगे स्ट्रक्चर, या हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हाउस है उसका स्ट्रक्चर, तो ये सब सारा का सारा हमें लगता है नए नए स्टाइल जो है वो यूरोपियन स्टाइल, लाइक गॉथिक स्टाइल या न्यू क्लासिकल स्टाइल, ये सब जो स्टाइल जो में जो अपना टाउन एंड सिटी एस्टेब्लिश कर रहा है, वो सब के सब आप देखेंगे उसमें ब्रिटिश का खास अपना इंटरेस्ट था कि अगर थोड़ा मुझे अगर रहना है तो वो यूरोपियन वाला फीलिंग आए इंडिया में भी, तो इसीलिए हिल स्टेशन को भी एस्टेब्लिश किया एक सोसाइटी के रूप में। तो इस तरीके से ब्रिटिश को हम देखते हैं कि भारत में आने के बाद वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग यहाँ के सोसाइटी को धीरे धीरे चेंज करना शुरू किया। सोसाइटी को चेंज करने से पहले ब्रिटिश के सामने जो सबसे बड़ा जो मेन जो उसका जो गोल था वो था यहाँ का गोल्ड, लाइक यहाँ के इकोनॉमी पे को कंट्रोल करना। तो इसको लेकर के ब्रिटिश सबसे पहले यहाँ पे दो काम करता है। एक, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करके यहाँ पे लड़ाई में इन्वॉल्व होता है, एक दो वार होता है, बैटल होता है, और उसके बाद यहाँ के इकोनॉमी को वो कैप्चर करता है। बिकॉज दैट टाइम मुगल वाज टोटली फेलियर्ड, मुगल वाज वेरी वीक, और इंडिया में दैट टाइम इन इंडिया देयर वर नो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देयर वर फ्यूडल सिस्टम और मेनी इंडिपेंडेंट स्टेट। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट स्टेट है जिसके चलते इस का फायदा उठा करके ब्रिटिश जो है वो भारत में वो कुछ लड़ाई लड़ने के बाद भारत को आराम से उसका जो मार्केट है, उसका जो सोसाइटी है, उसका जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इसको कैप्चर करना शुरू कर देता है। खास करके हम देखते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद कलकत्ता को आराम से वो जीतने के बाद बंगाल में अपना वो डुअल गवर्नमेंट, और फिर वहां से स्टार्ट कर देता है अपनी इकोनॉमिकल पॉलिसी, जो उसका की मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि भारत आने का। फिर इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश जब भारत में आता है, जब खास करके बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब पूरा एस्टेब्लिश हो जाता है, तब ब्रिटिश के सामने सबसे मेन जो रहता है जो काम, वो ये है कि यहाँ के इकोनॉमी को किस तरीके से ज्यादा इसमें प्रॉफिट लिया जाए। तो इसमें इन्होंने 3 टाइप्स का इकोनॉमिकल पॉलिसी यहाँ पर एस्टेब्लिश करता है, खास करके 1757 से लेकर के और 18 कह सकते हैं कि 1947 तक। 3 टाइप्स का मतलब ये है कि ब्रिटिश जब भारत में 1757 में पूरा बैटल ऑफ प्लासी के बाद जीत लेता है, तो फर्स्ट जो पॉलिसी एस्टेब्लिश करता है वो कॉमर्शियलाइजेशन की पॉलिसी एस्टेब्लिश करता है। कॉमर्शियलाइजेशन की पॉलिसी का मतलब ये है कि इस टाइम ब्रिटिश ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टैक्स कलेक्शन करता है, जिसमें हम देखते भी हैं कि ब्रिटिश यहाँ पर आने के बाद कुछ पॉलिसी एस्टेब्लिश करता है, लाइक यहाँ पे फार्मिंग सिस्टम लाता है, इजारेदारी की प्रथा, या कह सकते हैं कि परमानेंट सेटलमेंट और यतवाड़ी सेटलमेंट और महालवाड़ी सेटलमेंट, इस तरह के बहुत सारे जो इकोनॉमिकल पॉलिसी है, ये सब का सब एक ही चीज उसका मेन मकसद रहता है, इसका गोल है कि जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कलेक्शन इंडिया में हो सके। और इसमें ब्रिटिश जो है बहुत ज्यादा सक्सेस भी होता है। दूसरा क्या है कि कॉमर्शियलाइजेशन पॉलिसी के चलते क्या करता है, ब्रिटिश उसी चीज का ज्यादा प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर देता है जो ब्रिटेन के मार्केट में ज्यादा जिसका डिमांड है, या जिसका जो डायरेक्ट जिसका हम परचेज कर सकें। लाइक जैसे कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे शुगर केन है, जैसे कॉटन है, इस सब के प्रोडक्शन पे ज्यादा जोर दिया, लेकिन जैसे चावल है, गेहूं है, इस सब के प्रोडक्शन पे उतना जोर नहीं दिया, जिसके चलते आप देखेंगे कि भारत का जो मार्केट है वो एकदम, भारत का जो एग्रीकल्चर है वो मार्केट धीरे धीरे बनता गया, और यहाँ के जो मार्केट जो है एग्रीकल्चर का डाउनफॉल होता गया। बहुत सारे अकाल फेमिन का भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये सब से के चलते ब्रिटिश कॉमर्शियलाइजेशन के चलते यहाँ का जो पूरा सोसाइटी एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, और ये एग्रीकल्चर जो है वो डायरेक्ट मार्केट बनता गया। तो पहला तो ब्रिटिश का ये है, ये जो सिस्टम है कॉमर्शियलाइजेशन की सिस्टम, ये हम लोग देखते हैं 1757 से लेकर के 1813 तक। इसके बाद का जो सिस्टम है, क्योंकि होता क्या है कि उस समय में ब्रिटेन में भी क्या है कि जो बहुत ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन खास करके हो रहा है, तो वहां पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो ब्रिटेन के बहुत सारे बिजनेसमैन अब इंडिया में भी आने की कोशिश कर रहे हैं।
जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पे बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करके इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे लॉ और एक्ट लगा देते हैं ताकि ब्रिटिश जो बिजनेसमैन है वो इंडिया इन कर सके, यहाँ के बिजनेसमैन। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राइट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगता है इंडिया में। और 1813 के एक्ट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करता है, जिसके चलते सिर्फ और सिर्फ चीन और चाय दो चीज को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे राइट्स को जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथों में ले लेता है। यानी कि अब जो इंडिया का मार्केट है वो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल जो वहाँ का इंडस्ट्रीज जितने भी है वो और वहाँ के जो बिजनेसमैन है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और उसी चीज का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, खास करके रॉ मटेरियल का, जिसका कि ब्रिटेन के इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग 1813 के बाद से लेकर के खास करके 1858 तक, 57 में रिवोल्ट हुआ है, यहाँ तक ये रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा सोर्स और मार्केट इंडिया का बाजार बन जाता है। और उसी चीज का ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन होता है जिस चीज का डिमांड ब्रिटिश इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा होता है। यानी कि इंडिया जो है, जो पहले यहाँ से बहुत सारे मटेरियल का सप्लाई कर रहा है, जो अपना मटेरियल दूसरे कंट्री में बेच रहा था, अब इंडिया सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल का एक प्रोडक्शन करने का बस इसका काम है, और दूसरा इसका कोई भी काम जो है सारा का सारा धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब यहाँ पे ये ओपन मार्केट धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है इंडिया। और इसके बाद का जो टाइम हम लोग देखते हैं उसमें 1857 के बाद से जब रिवोल्ट खत्म होता है तो भारत का पूरा बाजार ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। ब्रिटिश कंपनी अब यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आना शुरू हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे प्रॉफिट करें, लाइक रेल इंडस्ट्री, लाइक पोस्टल इंडस्ट्री, लाइक टेलीग्राफ इंडस्ट्री, ये सब धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। और इसको हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटलिज्म जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है भारत में। तो इस तरीके से ब्रिटिश क्या करता है कि अपने 3 पॉलिसी के चलते पूरा इकोनॉमी को कैप्चर कर लेता है भारत में। अब इकोनॉमी, एक तो भारत का जो सोसाइटी है वो पहले से ही अभी कमजोर है, दूसरा इकोनॉमिकल कंडीशन जो है वो भी ज्यादा वीक हो गया, तो भारत का सोसाइटी और धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। नेक्स्ट, यहाँ के बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश जो जब इकोनॉमिकल कंडीशन को पूरा का पूरा कंट्रोल कर लेता है तब धीरे धीरे कुछ लॉ एंड ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी करना शुरू कर देता है। खास करके एजुकेशन की बात करता है। मैंने यहाँ लिख भी दिया हूं कि जो सोसाइटी को चेंज करता है, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करता है, लॉ एंड ऑर्डर को चेंज करता है, टाउन एंड सिटी का पहले बता चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चेंज कर देता है, और इसमें एजुकेशन को चेंज करना आप शुरू करता है। क्योंकि ब्रिटिश को अब यहाँ पर इंडिया में रहना है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जो अब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, ताकि उसको क्लर्क यहाँ पे मिल सके, ताकि उसको लेबर यहाँ पे मिल सके। तो ब्रिटिश को ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, इट वाज बेस्ड ऑन संस्कृत एजुकेशन और उर्दू और पर्सियन, जो उस टाइम जो जिस पर बेस्ड था, अब उसको हटा करके अब यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात चल रही है कि अब इंग्लिश को लाया जाए। तो इस तरह से ब्रिटिश अब सोसाइटी में दूसरे तरफ अपने इंटरेस्ट के चलते दूसरा चेंजिंग शुरू कर देता है और फर्स्ट एजुकेशन पे आ जाता है, ताकि नए नए जो यहाँ के लेबर और क्लर्क क्रिएट हो सके। एजुकेशन में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पर डिबेट होता है। खास करके ये डिबेट होता है कि जो एजुकेशन पे खर्च कैसे किया जाए। 1813 में फर्स्ट टाइम जो है कि 1 लाख रुपीस जो है वो ग्रांट दिया जाता है, खास करके रिसर्च वर्क के लिए। लेकिन ये भी जो है वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं है। लेकिन उसके बाद 1829 के बाद जब विलियम बेंटिंग की गवर्नमेंट आती है तो उस टाइम से हम लोग देखते हैं कि खास करके एजुकेशन में कुछ डेवलपमेंट का काम स्टार्ट होता है। वहाँ के लॉ मेंबर है लॉर्ड मैकॉले को एक एजुकेशन पे डिबेट के लिए बुलाया जाता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कैसा हो।
मैकॉले उस समय में आता है। मैकॉले जो है वो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, खास करके एंग्लोइस्ट ग्रुप का एक बहुत बड़ा मतलब एक सपोर्टर होता है। यहाँ पे एंग्लोइस्ट ग्रुप बोलने का मतलब ये है कि जो उस टाइम जो एजुकेशन को लेकर के जो डिबेट होता है उसमें दो ग्रुप होता है। एक ग्रुप जो है वो है ओरिएंटलिस्ट ग्रुप। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप का जो मानना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप और एक है एंग्लोइस्ट ग्रुप। ओरिएंटलिस्ट ग्रुप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो है ये इंडिया के जो ट्रेडिशन है, इंडिया का जो कल्चर है, जो एंशिएंट कल्चर था, इसको बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये संस्कृत एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे इस ग्रुप के लोग, जिसमें खास करके कुछ फेमस लोग भी हैं लाइक विलियम जोन्स, लाइक जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, चार्ल्स डिकिंस, ये सब चार्ल्स विल्किंस, ये सब ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इन लोगों का मानना था कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम जो हो वो खास करके संस्कृत या यहाँ के जो लोकल लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज में यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हो। ये इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज है, जो एंशिएंट जो हमारा इतना ज्यादा कल्चर है, उसका बहुत बड़ा ये लोग सपोर्टर थे। लेकिन एंग्लोइस्ट ग्रुप जो थे इनका एक ही मकसद था कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम से ब्रिटिश को फायदा कितना होगा। और ब्रिटिश को एक ही डिमांड था कि यहाँ के एजुकेशन से उसको अच्छे क्लर्क और अच्छे लेबर मिल जाए। और यही होता है, एंग्लोइस्ट ग्रुप के चलते भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंग्लिश मीडियम को एक्सेप्ट करता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और चार्ल्स मैकॉले का जो मिन्यूट आता है वो पूरा टोटली इट वाज बेस्ड ऑन एंग्लोइस्ट थॉट। और इस थॉट पर ये चार्ल्स मैकॉले का मिन्यूट्स जो है वो पास होता है। इट वाज हम कह भी सकते हैं और कहता है क्या कि जो आप पढ़ेंगे कि जो ये जो है ये डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के बेस पे आ जाता है। डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब फ्रॉम अपर कास्ट टू लोअर कास्ट। अब कहा जाता है कि पहले हम बड़े बड़े लोगों को पहले हम एजुकेट करेंगे, यानी कि रिच पर्सन को या अपर कास्ट को, तो अपने आप धीरे धीरे जो लोअर क्लास हैं या जो गरीब लोग हैं उसको अपने आप एजुकेशन मिल जाएगा। यानी कि इट वाज टोटली बेस्ड ऑन डॉन इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, यानी कि ऊपर से एजुकेशन जो है वो नीचे की ओर जाएगा। जैसे आज हमारे देश में जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशन फ्रॉम बॉटम टू अपर पॉइंट, ये नहीं था उस टाइम। उस टाइम अपर टू लोअर को ही एक्सेप्ट किया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के बारे में इसीलिए ज्यादा चर्चा किया हूँ। ये ओरिएंटलिस्ट ग्रुप के चलते ही हमारे इंडिया में जब सोशल रिफॉर्म होता है तो इस थॉट को बहुत ज्यादा हमारे इंडिया के जो लोकल लीडर हैं, जो सोशल लीडर हैं, इस थॉट को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम आगे चलते हैं एजुकेशन पे। दूसरा क्या होता है इस टाइम एजुकेशन में, एक चीज का और बड़ा डेवलपमेंट होता है कि यहाँ पर क्रिश्चियनिटी, ब्रिटिश जो भारत आता है तो ब्रिटिश का 3 डिमांड एक रहता है मेन आने का, इंडिया आने का। एक तो सबसे बड़ा जो है वो है यहाँ के इकोनॉमी को कैप्चर करना, सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है। और दूसरा जो होता है वो यूरोपियन मार्केट में अपना ग्लोरी दिखाना की जो सबसे ज्यादा विक्ट्री है ब्रिटिश का। और थर्ड जो उसका मेन कॉज है वो ये भी दिखाता है कि टू स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इट्स द ड्यूटी ऑफ ब्रिटिश। तो ये भी अपने आप को वो शो करता है कि जो हमें एक ड्यूटी है कि जो क्रिश्चियनिटी को किसी भी तरीके से उसको स्प्रेड करना है, और ये मैं इंडिया में इसलिए भी जा रहे हैं। तो यहाँ का जो ब्रिटिश जब इंडिया आता है तो इसमें किसके साथ उस जो क्रिश्चियन जो है, जो ये खास करके मिशनरी वर्क में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो लोग इंडिया आकर के यहाँ के रिलीजन और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी चेंज करने की कोशिश करता है। और कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी ओपन करते हैं जो कि खास तौर से इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे इंग्लिश मीडियम इंस्ट्रक्शन जो है वो पहले से ही फिक्स है। लेकिन धीरे धीरे यही मिशनरी स्कूल इंडिया के लिए भी ओपन हो जाता है, खास करके इंडियन लोगों के लिए, जिसका कि फायदा उठाते हैं यहाँ के बहुत सारे जो कि बाद में सोशल रिफॉर्मर्स जो बने हैं हमारे यहाँ के लीडर, वो खास करके इसी स्कूल से पढ़े हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि चाहे राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो दयानंद सरस्वती हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्मर हैं, ये इन लोगों ने इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का
ये बहुत ज़्यादा इसका जो है यूज किए, कह सकते हैं यूज कैसे किए, क्योंकि इस इंग्लिश मीडियम स्कूल जो था उस टाइम, उसमें ज़्यादातर जो पढ़ाई जो थी, जिसमें वेस्टर्न फिलोसफी या लॉजिक और रीजनिंग, इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था। और हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें ज़्यादातर अभी ये वेस्टर्न फिलोसफी और लॉजिक और रीजनिंग उस टाइम इतना नहीं आया था। हालांकि एंशियंट एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप था, लेकिन हम जब 18th सेंचुरी का देखेंगे, तो 18th सेंचुरी का जो सोसाइटी में जो एजुकेशन सिस्टम है, उस टाइम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन और द सब्जेक्ट, ये सब बहुत ज़्यादा वीक था, और कह सकते हैं कि उतना लॉजिक और रीजनिंग पे फोकस नहीं किया गया था, जिसका कि यूज करते हैं हमारे सोशल रिफॉर्मर। बाद में जाकर के इसी खास करके मिशनरी स्कूल के जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट नॉलेज का यूज करके इंडिया में भी रेनेसा स्टार्ट हो जाता है। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा ये भी एक है रोल, कि अगर ब्रिटिश आया, ब्रिटिश ने अपने यूज के लिए जो एजुकेशन सिस्टम यूज किया, अपने इंडिया में इम्प्लीमेंट किया, उसका कुछ यूज हमारे सोशल रिफॉर्मर ने किए, जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि भारत में भी रेनेसा का एक स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। भारत के भी लोग रीजनिंग और लॉजिक की बात करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, यहाँ तक आने के बाद अब हमें एक चीज देखना है कि इस टाइम हमारा सोसाइटी कैसा था। मैंने पहले ही बताया हूं कि जो ब्रिटिश इंडिया में आया है, ब्रिटिश ने एक तो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा जैसे ही कैप्चर किया, इकोनॉमी को कैप्चर करने से जैसे ही टैक्स कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा किया, तो यहाँ का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक तो कंडीशन जो है वो एकदम पुअर्टी जो है वो बहुत ज्यादा आ गया। तो यहाँ का एक तो टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो गया है, तो ये सोसाइटी जो है वो सबसे ज्यादा कमजोर सोसाइटी होने लगा। यानी कि यहाँ पे पुअर्टी जो है वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कंडीशन ऑफ वुमेन जो है वो सबसे ज्यादा वर्स्ट है। यहाँ का जो सोसाइटी है उसमें कास्टिज्म जो है वो सबसे ज्यादा आ गया। एक तो पहले से भी था, और जब ब्रिटिश आया और जब टैक्स का जब इतना ज्यादा लेना शुरू किया, तो कास्टिज्म और भी ज्यादा बढ़ना धीरे धीरे शुरू हो गया। ऊपर से वुमेन का कंडीशन, ऊपर से एजुकेशन नहीं, ऊपर से अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी ये बहुत ज्यादा, ऊपर से चाइल्ड मैरिज, स्लेव सिस्टम, नो एजुकेशन, ये सब इतना ज्यादा उस टाइम सोसाइटी में था, एक कर्ज था सोसाइटी के लिए। और इस सब के पीछे ब्रिटिश की जो पॉलिसी था वो बहुत बड़ा एक कॉज था। जब हम ब्रिटिश की पॉलिसी देखेंगे, तो ब्रिटिश पॉलिसी का खास करके जब उसका लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी हो, चाहे उसका सोशल पॉलिसी हो, चाहे उसका इकोनॉमिकल पॉलिसी हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एक ही चीज था कि यहाँ के सोसाइटी को टॉर्चर करना, यहाँ के सोसाइटी से ज्यादा प्रॉफिट करना, जिसके चलते हमारी सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे एकदम कमजोर पड़ गई। ऊपर से जैसे ही मैंने बताया भी हूँ क्या कि यहाँ पे जब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो यहाँ के लोगों में भी कुछ फीलिंग आना शुरू हुआ, यहाँ के लोगों में भी कुछ रीजनिंग और लॉजिक की बात शुरू हो गई कि इस सोसाइटी को कैसे चेंज किया जाए। दूसरा एक चीज और यहाँ पे एक घटना घट जाती है कि जो यूरोप में, मैंने बताया भी था कि जो 1453 के बाद से कि यूरोप के सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो एक चेंज हुआ था, उस समय उस चेंजिंग में एक पॉइंट और था कि प्रिंटिंग प्रेस का आना। ये प्रिंटिंग प्रेस के चलते पूरा सोसाइटी में जो भी मैसेज था वो डायरेक्ट ऑफ पीपल के पास डायरेक्ट जाने लगा। इससे यूरोपियन सोसाइटी में लॉजिक एंड रीजनिंग बहुत ज्यादा डेवलप हुआ। अब वही प्रिंटिंग प्रेस, अब जब ये क्रिश्चियन का जो मिशनरी स्कूल है, जब अपने बाइबल को पब्लिश करा करके, बाइबल का प्रिंट करा करके जब इंडिया के सोसाइटी में लाना शुरू किया, तो इंडिया में भी प्रेस और न्यूज़पेपर धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। और इंडिया में जब ये प्रेस और न्यूज़पेपर जब आना शुरू हुआ, तो इंडिया के जो सोशल रिफॉर्मर हैं जो, और इंडिया में कुछ लीडर उस टाइम के जो थे, उन लोगों ने अपने थॉट्स को इसके द्वारा, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा सोसाइटी पर अटैक करना शुरू कर दिया। ये बड़ा मतलब उस टाइम का एक हमें देखने को मिलता है कि ब्रिटिश ने जिस चीज का यूज इंडिया में किया अपने इंटरेस्ट के लिए, इंडियन
लीडर ने उसी चीज का यूज करता है, खास करके नेशनलिज्म लाने के लिए, या कह सकते हैं डेमोक्रेसी लाने के लिए, या इंटीग्रेशन लाने के लिए, या यूनिटी लाने के लिए। इस चीज का बहुत ज्यादा यूज किया गया। अब उसी रेनेसा का थॉट्स, उसी एनलाइटनमेंट का थॉट जब राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं, तो राजा राम मोहन राय ने भी अब वुमेन पे आकर के अटैक करते, वुमेन के कंडीशन पे आकर के कि भारत में जो ऐसा कंडीशन है, ऐसा क्यों है। तो इससे अब क्या होता है, भारत में एक सोशल रिफॉर्म स्टार्ट होता है, या सोशल रिफॉर्म कहिए या सोशल मूवमेंट। और इस सोशल मूवमेंट के जो फर्स्ट लीडर हैं वो है राजा राम मोहन राय। उस समय का जब हम वुमेन का कंडीशन देखेंगे, तो वुमेन का कंडीशन में एक तो वुमेन के लिए कोई सेपरेट एजुकेशन सिस्टम नहीं, दूसरा विधवा होने पर विडो का फिर से रीमैरिज का कोई था ही नहीं कंसेप्ट कि उसकी फिर से शादी होगा। तीसरा जो था उस टाइम के सोसाइटी में सती सिस्टम, यानी कि सती सिस्टम, विडो रीमैरिज, फिर एजुकेशन, ये सब कुछ भी नहीं था। यानी कि अब जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होता है, इस सोशल रिफॉर्म जो हो रहा है, इसका अगर यदि पूछा जाए कि जो इसका मेन कॉज क्या था, तो आप कह सकते हैं कि इसका मेन कॉज था हमारा सोशल कंडीशन। और सोशल कंडीशन में क्या कहेंगे कि हमारा ये जो सोशल रिफॉर्म में जितने भी लीडर जो हुए हैं, इस लीडर का मेन सब्जेक्ट क्या है। अगर हम बिना पढ़े हुए भी अगर यदि हम एक मिनट के लिए अगर सोचेंगे कि अगर उस टाइम के, जैसे हम अगर मान लीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि विवेकानंद जी ने क्या बोले, या राजा राम मोहन राय ने क्या बोले, या पांडुरंग ने क्या बोले, लेकिन हमें एक चीज तो पता है कि ब्रिटिश के टाइम में या 18th सेंचुरी के टाइम में हमारी सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। इस सोसाइटी में एजुकेशन जो है वो बहुत मतलब एजुकेशन फॉर अपर कास्ट था, लोअर कास्ट के लिए था ही नहीं। वुमेन का जो है कंडीशन ही बहुत ही वर्स्ट कंडीशन था, सती सिस्टम था, रीमैरिज नहीं था, चाइल्ड मैरिज था। तो कहने का मतलब है कि ये सोशल रिफॉर्मर जितने भी हुए हैं, अगर हम नहीं भी जानते हैं तब पर भी हम बता सकते हैं कि इनका मेन सब्जेक्ट वही होगा, मेन टॉपिक वही होगा। इसी टॉपिक पर वो इंडिया में एक मूवमेंट स्टार्ट किए होंगे, या उनका जो बुक होगा, या उनका जो कोई पेपर होगा या जर्नल होगा, वो किस चीज पे फोकस होगा, तो इस चीज पे ही फोकस होगा, क्योंकि उस टाइम जो दूसरा कोई टॉपिक था ही नहीं खास करके। तो राजा राम मोहन राय का जो मेन जो एरिया है, वो मेन एरिया यही है, खास करके वुमेन के एम्पावरमेंट को लेकर के, या सती सिस्टम को बैन कैसे लगे, इस पर राजा राम मोहन राय ने अपने सोसाइटी पे बहुत ज्यादा अटैक किए कि ये सोसाइटी का बहुत बड़ा कर्ज है। आप राजा राम मोहन राय के बारे में जानते भी होंगे कि वो उस टाइम सबसे ज्यादा वेल क्वालिफाइड लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश, उनके पास सारे लैंग्वेज का जो बहुत ज़्यादा उनका नॉलेज था, जिसके चलते उन्होंने जो यूरोप का जो भी रेनेसा का जो भी थॉट्स और रीजनिंग था, उसको उन्होंने इंडिया में ला करके यूज करना चाहे, और यहाँ के सोसाइटी पर उन्होंने अटैक किया, खास करके सती सिस्टम पर, जिसके चलते आप देखेंगे कि 1829 में विलियम बेंटी की गवर्नमेंट ने रूल 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सती सिस्टम पे बैन लगा देता है। तो ये राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा काम है यहाँ पे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय इंडियन प्रेस एस्टेब्लिश करते हैं, कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के वो फाउंडर हैं, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस हैं। मिरातुल अखबार जो है वो अपना उनका पेपर निकलता है, संवाद कौमुदी निकलता है। तो ये सब चीज राजा राम मोहन राय धीरे धीरे सोसाइटी में लाना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरा बात जो है, उस टाइम सोसाइटी में एक चीज और बहुत बड़ा जो है कर्ज है, वो है यहाँ का रिलीजन। यहाँ के रिलीजन में एक चीज सबसे बड़ा है, वो है पॉलीथिज्म का कंसेप्ट, यानी कि मेनी गॉड एंड गॉडेस का कंसेप्ट। यानी कि एक बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना, ये सब चीज यहाँ के सोसाइटी में बहुत ज्यादा उस टाइम था। तो राजा राम मोहन राय जो हैं वो इस पर भी अटैक करते हैं, और इस पर अटैक करने के बाद एक सोसाइटी एस्टेब्लिश की जिसका नाम है ब्रह्म समाज, ब्रह्मा सोसाइटी। ये ब्रह्मा सोसाइटी जो है, यानी इसका मतलब है वन गॉड, एक ब्रह्म, वन ब्रह्मा मीन्स वन गॉड कंसेप्ट, कि गॉड जो है वो एक ही है। यानी कि इस सिस्टम पे, पॉलीथिज्म सिस्टम पे उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया।
और खास करके राजा राम मोहन राय के इस चीज में उनका साथ देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन भी देते हैं। राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन इसी सोसाइटी के फेमस लीडर हुए, जो खास करके कर सकते हैं क्या कि जो हम लोगों के लिबर्टी के बारे में या उसके डेमोक्रेसी के बारे में इंडिया में या नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में इंडिया में, इन सब के लेकर के बहुत ज्यादा इन लोगों ने प्रचार प्रसार किए। और खास करके जो ये यज्ञ और कर्मकांड ये सब जो इतना था सोसाइटी में, इस पर बहुत ज्यादा अटैक करना धीरे धीरे शुरू किया। राजा राम मोहन राय का एक चीज और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आया कि जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिश ने अपने लिए यूज करना चाहा कि खास करके क्लर्क यहाँ पे या उसका लेबर बन सके, राजा राम मोहन राय ने इंडिया के लोगों के लिए भी इन्होंने यही चीज डिमांड किए और इंडिया के लोगों को भी उन्होंने इस बात को लेकर के फोर्स किए कि इंग्लिश सीखो। खास करके अगर इंग्लिश सीख लेगा तो संस्कृत और उर्दू के सीखने से अगर यदि उसको एम्प्लॉयमेंट तो नहीं मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, तो हो सकता है कि अगर इंग्लिश सीख लेगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। तो ये इस चीज से हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने जिस चीज का यूज इंडिया में अपने इंटरेस्ट के लिए किया, हमारे सोशल लीडर जो है उसी चीज का यूज इंडिया इंटीग्रेशन के लिए या उसका इंडिया को मजबूत बनाने के लिए उसका बहुत ज्यादा यूज किया। राजा राम मोहन राय के बाद भी हम देखते हैं कि तो बहुत सारे और लीडर आए, खास करके चाहे आत्माराम पांडुरंग कहें महाराष्ट्र में या पंडित ज्योतिबा फूले कहें या पंडिता रामाबाई कहें, ये सब जितना भी थे, ये लोगों ने खास करके कास्टिज्म, वुमेन एजुकेशन सिस्टम, अनटचेबिलिटी, इस पे बहुत ज्यादा अटैक किए। ज्योतिबा फूले अनटचेबिलिटी पर अटैक करने वाले महाराष्ट्र के बहुत बड़े लीडर बने। पंडिता रामाबाई ने वहां पर जाकर के शारदा सदन एक शेल्टर हाउस बनाती हैं खास करके विडो के लिए। पंडिता रामाबाई वेद पे जाकर के हर जगह अपना स्पीच देना शुरू कर देती हैं कि वेद में क्या है, ताकि ब्राह्मण जो है उस टाइम के जो अपने आप को अपर कास्ट समझता है वो थोड़ा एक्सेप्ट करे कि जो सोसाइटी में कुछ चेंजिंग की जरूरत है। तो इस पांडुरंग उस समय प्रार्थना सभा स्टार्ट कर दिए। तो ये सब जो है उस समय में महाराष्ट्र में, खास करके बंगाल के बाद अगर हम देखेंगे तो दूसरा सेंटर जो है महाराष्ट्र जो है वो सोशल रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अड्डा बन जाता है, बहुत बड़ा सेंटर बन जाता है और ये सब सारा चीज का अब यूज करने लगता है। खास करके जो भी हमारे सोसाइटी का जो एक कर्ज है, जो भी सोसाइटी में इस प्रॉब्लम है, उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है वो खास करके विडो रीमैरिज पे बहुत ज्यादा उस समय में अटैक करते हैं और विडो रीमैरिज को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपना बहुत सारा वो पेपर और अपना डिमांड रखते हैं और 1856 में आप देखेंगे कि विडो रीमैरिज एक्ट पास भी हो जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि जो उस समय में जो सोसाइटी में जो एक कर्ज है चाइल्ड मैरिज का लेकर के या इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगा, तो ये भी 1872 तक आते आते देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जब ये सोशल रिफॉर्मर लोग जब डिमांड करना शुरू कर देता है तो यहाँ पे चाइल्ड मैरिज और खास करके जो है नेटिव मैरिज एक्ट जो है ये पास होता है और चाइल्ड मैरिज जो है उस पर बैन लग जाता है 1872 में। उसके बाद भी आप देखेंगे कि 1893 में देखते हैं कि एज ऑफ कंसेंट बिल पास हो जाता है और 1929 में भी एक एज ऑफ कंसेंट बिल, खास करके शारदा एक्ट जिसको हम कहते हैं कि 14 साल की बच्ची जो है अब वो फिक्स हो जाता है मैरिज को लेकर के और 18 इयर्स का लड़का। तो ये सब जो है सोसाइटी में डिमांड उस समय में इतना होने लगता है, ये डिमांड, ये लॉजिक, ये रीजनिंग का आना इंडिया में एक तरफ से हम कह सकते हैं कि रेनेसा का एक स्टार्ट होता है और एनलाइटनमेंट इंडियन सोसाइटी में भी आना शुरू हो जाता है। और इसी के तहत हम देखेंगे कि अभी तक इंडिया में जो है वो कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ है, ना कोई उतना ज्यादा अभी एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन आप देखेंगे क्या कि जब ये सोशल रिफॉर्म जब ज्यादा मजबूत होने लगता है इंडिया में, जब प्रेस का यूज करना शुरू कर देते हैं हमारे ये सोशल लीडर सब, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन की जब इंडियन सोसाइटी में आना शुरू हो जाता है, तो यही सोशल रिफॉर्म्स के चलते आगे जाकर के भारत में बहुत बड़ा नेशनलिस्ट पार्टी सब भी एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाता है। लाइक इंडियन एसोसिएशन है और फिर उसके बाद
इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इस सब के पीछे जो है इन लोगों का ये बहुत बड़ा रोल है। इसमें बहुत सारे नाम है, खास करके विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब, तो उस पर उतना तो हम नहीं आ सकते हैं, टाइम कम है। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग एक चीज और देखना है यहाँ पे कि इस टाइम मुस्लिम में खास करके क्या सिचुएशन था, तो ये भी एक सोसाइटी का हम लोग देखना है। दो टॉपिक पे, खास करके मुस्लिम सोसाइटी और एक देखना है हम लोगों को दलित सोसाइटी। ये दो जो था ये उस टाइम बहुत, इस पर भी बहुत ज्यादा हम लोगों को थोड़ा सोचना है। इसमें भी सोशल रिफॉर्म, यहाँ पर भी इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ा। जब इंडिया में सोशल रिफॉर्म स्टार्ट जब हुआ था, तो कुछ लीडर जो है मुस्लिम, खास करके मुस्लिम सोसाइटी की पहले बात करें, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन था जैसा कि हिंदू सोसाइटी में था। यहाँ पर भी मुस्लिम वुमेन का जो कंडीशन था वो बहुत ही खराब था। यहाँ पर डिवोर्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक है, जब जो मन चाहे जिसको भी तलाक दे दिया जाए, ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर तो बना नहीं था। ऊपर से कास्टिज्म, ऊपर से नो एजुकेशन सिस्टम। तो इस सब चीजों को लेकर के मुस्लिम लीडर भी उस समय में, जब भारत में सोशल रिफॉर्म दूसरे तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर भी मुस्लिम सोसाइटी में भी सोशल रिफॉर्म होना शुरू हुआ, जिसमें कि फर्स्ट लीडर का नाम हम लोग कहते हैं सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने कि अलीगढ़ मुस्लिम मूवमेंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हालांकि ब्रिटिश ने एक काम किया कि जो 1857 के बाद, 1857 से पहले जो हिंदू मुस्लिम अभी तक एक साथ रह रहा था, अब 1857 के बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश ने खास करके हिंदू और मुस्लिम में जब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी एस्टेब्लिश कर दिया, तो जाकर के खास करके हमारा जो मुस्लिम सोसाइटी है वो हिंदू सोसाइटी से एकदम धीरे धीरे अलग होना शुरू हुआ। ये 1857 के बाद, और जब इसमें कुछ मूवमेंट और सोशल रिफॉर्म जब होना शुरू होता है, तो और ये धीरे 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 सोसाइटी जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। आप सर सैयद अहमद खान का ही पॉलिसी देख लीजिए। ये सर सैयद अहमद खान ही जो है वो एकदम कांग्रेस के एकदम अगेंस्ट हैं, या सैयद अहमद खान जो है वो हिंदू के एकदम अगेंस्ट है। ठीक है, इन्होंने, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, खास करके साइंटिफिक सोसाइटी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये सब बनाए खास करके मुस्लिमों के लिए। मुस्लिम को इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स भी किए, लेकिन हिंदू को लेकर के इनके मन में थोड़ा अलग, और यहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहां पे एक तरफ तो सोशल रिफॉर्म हो रहा है, एक तरफ से हिंदू मुस्लिम धीरे धीरे में दोनों में डिफरेंशिएट और ये डिस्टेंस बनना शुरू हो गया। फिर देवबंद और अहमदिया मूवमेंट, ये सब स्टार्ट होता है मुसलमानों में भी, और मुस्लिम में भी सोशल रिफॉर्म को लेकर के बहुत सारा डिमांड होना शुरू हो जाता है। हालांकि देवबंद जो है ये टोटली कहता है कि उर्दू एजुकेशन सिस्टम ही इंडिया में लागू होगा, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम होगा ही नहीं। अहमदिया जो है मिर्जा गुलाम अहमद का, ये तो खास करके रिलीजियस मूवमेंट है मुसलमानों के लिए। ये इस तरह से बहुत सारा मूवमेंट जो है मुस्लिम सोसाइटी में भी एस्टेब्लिश होता है और स्टार्ट होता है, जिससे मुस्लिम सोसाइटी का भी कुछ डेवलपमेंट होता है। और हम देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग भी एस्टेब्लिश हो जाता है धीरे धीरे। एनीवे, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दलित का कंडीशन उस टाइम जो है ये और ज्यादा खराब है। यहाँ तो हम, मैंने वुमेन कास्टिज्म ये सब जितना ही बताया हूँ, खास करके ये तो हिंदुओं में, लेकिन एक वुमेन का, दलित का जो है, इसमें पूरा का पूरा अनटचेबिलिटी, दलित का कंडीशन जो है उसका ना कहीं सोसाइटी में ऐसे है जो कि एकदम टोटली इग्नोर्ड है। तो इसको लेकर के बहुत ज्यादा उस समय में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो गया। दलित को लेकर के जब हम देखते हैं, दलित में का जो मूवमेंट है भारत में, उसमें ये तब जाकर के ज्यादा, हालांकि डिमांड शुरू हो जाता है दलित को लेकर के भी, लेकिन इस खास करके जब मैं कहता हूं कि ज्योतिबा फूले हैं, या आत्मानंद पांडुरंग है, या भंडारकर है, या बैराम जी हैं, या नेरोजी हैं महाराष्ट्र के, ये लोग जितने भी हैं, ये लोग शुरू करते हैं दलित के डिमांड के लिए, या दलित को कुछ उसका इम्प्रूवमेंट के लिए। लेकिन ये तब जाकर के ज्यादा स्ट्रांग होता है जब इसमें गांधी और अंबेडकर आते हैं। गांधी और अंबेडकर आते हैं,
गांधी और अंबेडकर के आने के बाद ये जो मूवमेंट है, ये ज्यादा दलित का जो इम्प्रूवमेंट का जो डिमांड होता है वो ज्यादा यहाँ पर स्ट्रांग हो जाता है। अंबेडकर जैसे कि डिप्रेस क्लास सोसाइटी बनाते हैं, फिर उसके बाद कुछ पेपर निकालते हैं, दलितों के लिए अलग से डिमांड करना शुरू कर देते हैं। गांधी जो है वो पुणे पैक्ट में अंबेडकर के साथ मिलकर के दलित के लिए अलग से लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट की जो बात करते हैं कि जो इतना इसको फिक्स कर दिया जाए सीट। कराची का जो कॉन्फ्रेंस होता है कांग्रेस का, उसमें जो है फंडामेंटल राइट जब 1931 में आता है तो उस समय में इक्वालिटी पर जोर देना शुरू कर दिया जाता है। तो ये सब चीज जो है उस टाइम वो धीरे धीरे ज्यादा शुरू हो जाता है। और खास करके हम देखते हैं कि ये दलित मूवमेंट और ज्यादा कहाँ स्ट्रांग होता है, खास करके साउथ इंडिया में जब वाइकॉम मूवमेंट स्टार्ट होता है नारायण गुरु के द्वारा, जो कि खास करके इजावा और कुलैया जो शेड्यूल कास्ट है उस पर जब बैन लगा दिया जाता है कि ये मंदिर में नहीं आ सकते हैं, तो वहां पर जाकर के जब नारायण गुरु इसमें इन्वॉल्व होते हैं, रामास्वामी नायकर और कह सकते हैं कि जो पेरियार, खास करके आत्मा सभा और जस्टिस पार्टी जब उसमें इन्वॉल्व होता है, तो दलित मूवमेंट भी जो है भारत में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोशल रिफॉर्म और सोशल मूवमेंट जो है वो भारत में बहुत धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है। और धीरे धीरे ये जो डेमोक्रेसी की जो बात है, इंडिया इंडिपेंडेंट की जो बात है, यहाँ तक आ जाता है। और 1947 के बाद जब हमारे गवर्नमेंट जब इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी का कंसेप्ट जब एस्टेब्लिश कर देता है, तो फिर जाकर के ये खत्म होता है। उसी तरह से ठीक है, टाइम हो चुका है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू मैम।